हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो सेकंड लेक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक्स और बेसिक इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला आज की वीडियो में, ठीक है। दूसरी बात ये कि टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लो, वहीं पर PDF अवेलेबल है। जो भी आप वीडियो में देखने वाले हो ना क्लासेस, वो जो PDF से पढ़ाऊंगा मैं, वो सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लेना उसको और पढ़ाई कर सकते हो अपना बिंदास। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ें देखते हैं। पहली वीडियो आपने देख चुका होगा, अब सेकंड स्टेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी हमने देख लिया, 3 मेथड देख लिया, जीडीपी आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आते हैं जीएनपी के अंदर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी से भी अब एक लेवल ऊपर अगर पहुंचते हैं हम, और अब हमने डोमेस्टिक देख लिया, अब हम ओवरऑल जानना चाहते हैं चीज़ों को और ऊपर लेवल पे जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे। जीएनपी का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या है? जीडीपी ऑफ अ कंट्री एडेड विथ इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम अब तक इनकम जो आ रहा था अब्रॉड को, उसको काउंट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कंजप्शन नहीं हो रहा था। लेकिन एक्चुअली में तो पैसा आ रहा है ना भाई, वो भी बिजनेस से, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो हम क्यों ना काउंट करें? तो हम लोग एक सेपरेट एंटिटी बनाए, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जीएनपी जो हमारा है वो हमेशा ज़्यादा होगा जीडीपी से। ये भी एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरह आ सकता है, जैसे ऊपर था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जीएनपी का कुछ फीचर्स। जीएनपी जो होता है, ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको भी ऐड करता है, ठीक है। और इट मेजर्ड एज मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस पे हो करता है, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं करता है। इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में क्या है ये, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये फैक्टर इनकम इज बेसिकली द इनकम अर्नड बाय 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, that is profit, rent, interest, wages, but it does not include transfer money, income payment और free money। free money के बारे में आपको बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंस जो लिखा हुआ है, फ्री मनी के बारे में आपको जानना जरूरी है। आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जो 4 फैक्टर्स हमारे थे, उसके हम इनकम या एक्सपेंडिचर को टोटल करके जीडीपी तो निकाल लिए, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, वही लिखा हुआ है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी इनकम को ऐड कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है, हम उसको इनकम मान ले रहे हैं। तो इसके अंदर सपोज करिए, एग्जांपल लीजिए कि एक सरदार जी है पंजाब के, उनका एक लड़का है जो कनाडा में नौकरी करता है, और वो $10,000 उनको भेजता है हर महीने ऐसे ही खर्च करने के लिए। तो जब हम जीएनपी निकाल रहे होंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसको भी हम इनकम में जोड़ देंगे। और इसी को नहीं जोड़ना है, और इसी को फ्री मनी कहा गया है। ऐसा कमाई जो कि किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, वो एक रेमिटेंस की तरह है, यानी ऐसे ही पैसा आया है, ठीक है। उसमें कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, इकोनॉमी इन्वॉल्व नहीं है। वो पैसा को हम कहते हैं फ्री मनी। जैसे किसी ने आपको पैसा भेज दिया, गिफ्ट दे दिया, अभी अरविंद केजरीवाल को जैसे बहुत डोनेशन आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, यूरोप से, तो वो सब के सब रेमिटेंस हो गए, फ्री मनी हो गए। वो हमारे जीएनपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होते हैं। बस यही आपको समझना था, और कुछ भी नहीं है जीएनपी के अंदर, ठीक है। जीडीपी के अंदर हम लोग अब्रॉड से आया हुआ सारा बिजनेस ऐड करेंगे, फ्री मनी को ऐड नहीं करेंगे। बस हो गया, यही था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज जो कि जानना ज़रूरी है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपको अब जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अब बहुत एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी को, जिसको हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर आपको लिखा होगा, जो कि हमारा ऊपर ही था, हमने देखा था अभी, बस यही है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या है? क्वेश्चन ये निकलता है। देखो, सरल भाषा में समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की जो भी कीमत कम हो रही है, तो जिस भी क्वांटिटी से वो कीमत कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जांपल से समझिए, आपने एक बाइक खरीदी या फिर आपने एक कार खरीदा, 1 लाख रुपए का कार लिया। अब हम नेक्स्ट ईयर उसका इंश्योरेंस कराने जाते हैं। 1 लाख रुपए की कार का आपको आईडीवी वैल्यू 80,000 ही मिल रहा होता है, यानी आपकी वैल्यू कार की कम हो गई। कितने रुपए से कम हुई? 20,000। तो 20,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया, यानी 20,000 की दर से आपकी कीमत कम हो चुकी है एसेट की। याद करिएगा हमेशा कि एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है और किसी चीज़ पे नहीं लगता है। आपकी सैलरी कम हो गई तो डेप्रिसिएशन नहीं हो गया, फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। अब उसके अगले साल 60,000 हो गई,
तो फिर उसके अगले साल हम कहेंगे कि 20,000 का डेप्रिसिएशन, यानी 40 नहीं बोलेंगे, उसके पिछले का कैलकुलेट करके 20,000 बोलेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर को हम कैलकुलेट करते हैं। कोई ओवरऑल पूछेगा कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो हमारा 1 लाख का सामान था, 40,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, 60,000 की वैल्यू बची है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, इसीलिए नेट लिखा है, ये ग्रॉस था, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जो कि हम नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी के अंदर से हमको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। और जीएनपी को हम लोग कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, और हम लोग इसको नेट नेशनल इनकम भी बोल देंगे, ठीक है, नेट नेशनल इनकम। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसमें आपको एक टर्म दिख रहा होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम एक ही है। एक बार हम नेक्स्ट पेज पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे अगले पेज का सबसे पहला पॉइंट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग नेट नेशनल इनकम भी बोलते हैं और सिर्फ नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी बात आएगी नेशनल इनकम की, आपको जीडीपी नहीं कैलकुलेट करने लगना या जीएनपी नहीं करना है, हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट करना है। समझ में आया आपको? नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेट डिस्पोजेबल इनकम देखते हैं। तो नेट डिस्पोजेबल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम के अंदर फ्री मनी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। भाई ये क्या है? डिस्पोजेबल इनकम ऐसा क्या चीज़ है जिसमें फ्री मनी को भी इंक्लूड किया गया है? तो देखिए क्या है आपका जो हमारा नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है, इसको पहले समझिए। डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? वो पैसा जो आप खर्च कर सकते हो उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जैसा आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो आप 1,50,000 थोड़ी खर्च कर सकते हो, 1 ही लाख खर्च कर सकते हो ना, क्योंकि अकाउंट में 1 लाख रुपए है। तो अब देखिए, हमारे देश में बिजनेस से पैसा आए, गिफ्ट से पैसा आए, या फिर हमारा रिमिटेंस है, यानी कोई हमको पैसे ऐसे ही भेज रहा है, वो सारा पैसा तो देश में आ रहा है ना। हर वो चीज़ परचेसिंग पावर को बढ़ा रही है ना, इकोनॉमिक सर्कल में आ रहा है ना वो पैसा। इसकी वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, यानी खर्च करने की क्षमता तो बढ़ रही है, खर्च तो कर ही रहा है। $10,000 जो कनाडा से लड़का भेज रहा है सरदार जी को, वो पैसा सरदार जी खर्च भी तो करेंगे, सब्जी लेंगे, उससे कार लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसके सर्कल के अंदर आ रहा है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए डिस्पोजेबल इनकम में फ्री मनी को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम जो कि हम खर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक टर्म में जब हम देश का वैल्यूएशन करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं देखते हैं, वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। वहाँ हम देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ें देखते हैं, ना कि इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फॉरम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका। एक बार हटा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? मैं स्क्रीन से भी हट जाता हूँ। हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि नेट डिस्पोजेबल इनकम में हमारा नेशनल इनकम जोड़ा गया है और उसके बाद फ्री मनी को भी जोड़ दिया गया है। ये आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर बड़ी बात नहीं थी। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा प्रोडक्टिविटी, कैपिटल आउटपुट रेशियो और ICOR। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से दिखेंगे। मैं EPFO के पेपर में देखा हूँ, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। 2011-12 में जो पेपर हुए थे उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं। पहले प्रोडक्टिविटी को ये समझिए कि प्रोडक्टिविटी किसी एक चीज़ की नहीं होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपकी पढ़ाई की क्या प्रोडक्टिविटी है मैं पूछ सकता हूँ। अगर आप नौकरी कर रहे होगे तो आपकी नौकरी की क्या प्रोडक्टिविटी है मैं ये पूछ सकता हूँ। आप अगर घर पे काम करते हो तो आपके घर की क्या प्रोडक्टिविटी है पूछ सकता हूँ। तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ अकेला एक टर्म नहीं है, एक अकेला कैलकुलेशन नहीं है, उसके आगे पीछे क्या लगता है वो डिसाइड करता है प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड देख रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज करिए कि 2 टन गेहूं पैदा हो रहा है, ग्रेन्स पैदा हो रहे हैं, कितने? 1 एकड़ के जमीन पे। तो प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो 2 टन हमारा आउटपुट था और 1 एकड़ की जमीन थी हमारी, तो हो गया 2 टन पर एकड़। ये हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। 2 रेशियो हो गया प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का, ठीक है। बस सिंपल था। आप लेबर का देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा? आउटपुट बाय इनपुट। तो 2 टन हमारा गेहूं पैदा हो रहा है, कितने किसान काम कर रहे हैं? 5 किसान। तो 2/5 0.4 टन पर लेबर हो गया, यानी एक लेबर 0.4 टन हमारा गेहूं पैदा कर रहा है, ठीक है। 0.4 टन खेती करता है वो। तो हमको समझ में आया कि यहाँ पर आउटपुट बाय इनपुट सिंपल फॉर्मूला है, और प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ की हो उसके आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कर देना। लेबर की जगह कल को कुछ भी लिखा होगा तो आप ये समझ के चलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ऊपर। जहाँ पे मार्जिनल आ जाए ना, समझ लो चेंज की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ये भी प्रोडक्टिविटी ही है,
लेकिन ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी चेंज दर्शाता है। एग्जाम्पल से देखिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन आउटपुट निकालेंगे। सपोज हमको 4 टन हमको अब पैदा करना है गेहूँ, तो 4 - 2 हो जाएगा हमारा ये। और चेंज इन लेबर हमको करना है, तो उसके लिए हमको कितना लेबर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा ऐड किए वो -5 हम लोग का ये रेशियो निकलेगा। तो ये आपको समझ में आया कि हमको चेंज निकाल रहे हैं कि अगले जो हम लोग बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यही है, ठीक है। चेंज निकालते हैं इसके अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो अब हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैपिटल टू आउटपुट। इट मेजर्स हाउ मच ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये एग्जांपल लेके चलिए यहाँ पे। और यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए कि कैपिटल बाय आउटपुट जो रेशियो है, यानी कैपिटल आउटपुट का जो हमारा रेशियो है वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी ख़राब भी माना जाता है। कैसे, देखिए, कैपिटल यानी पैसा कितना लग रहा है, आउटपुट यानी एक आउटपुट को पैदा करने के लिए। सपोज कैपिटल यानी पैसा कितना लग रहा है, 1 लाख रुपए लग रहा है एक मोबाइल को बनाने के लिए, एक पीस मोबाइल, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हुआ, 1 लाख। लेकिन अगर उसी 1 लाख रुपए में हम 2 मोबाइल बना लेते हैं तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया 50,000। समझ में आया आपको? कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो गया ना, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि उतने ही पैसे में अब हम लोग 2 यूनिट बना रहे हैं। वैसे ही अगर 1 लाख रुपए में 10 बनाते हैं तो 10,000 हो गया कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो हम लोग एक प्रोडक्ट का जहां पे 1 लाख रुपए खर्चा लग रहा था, अब 10,000 हो गया। तो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो जितना कम होगा, इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है और आया भी है। यहां पर आप एग्जांपल से लेकर के चलिए। हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट इज बैड फॉर इकोनॉमी। इफ कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो इज 3/1, तो इसका क्या मतलब है कि 1 यूनिट आउटपुट पैदा करने के लिए 3 रुपए लग रहे हैं हमारे। समझ में आया आपको? और यही चीज अगर मान लीजिए 2 होते तो 3/2 कम हो जाता। सपोज 3 यूनिट पैदा हो रहे होते हमारे 3 रुपए में, तो ये कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो हमारा हो जाता 1, कम हो जाता ना, 3 है अभी 1 हो जाता। तो इसका मतलब क्या होता कि 1 रुपए में हम लोग 1 यूनिट पैदा कर दे रहे हैं, पहले 3 रुपए में कर रहे थे। तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात हो गई, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच एडिशनल कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी एक अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, बस वही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो इसके नाम से भी पता चलता है। एग्जांपल देख लीजिए कि अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा 1 यूनिट के लिए। तो समझ में आया आपको? कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया आपका लगेगा 1 यूनिट को बनाने के लिए। 100 रुपया है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब ICOR, तो आपको 100 रुपये लगाना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। ये आपको समझ में आया? तो यही था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम। इन दोनों के बारे में बात हो गया है, पर्सनल इनकम के बारे में बात नहीं हुआ है। इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। नेशनल इनकम हमको पता ही है, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस दिया होगा तो कैसे निकलेगा? तो मार्केट प्राइस अगर दिया होगा तो मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम माइनस कर देंगे और सब्सिडरी को ऐड भी कर सकते हैं अलग से। आप ये आपको समझ के चलना है। तो सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसको प्लस करेंगे, टैक्स जो काट रही है उसको माइनस करेंगे मार्केट प्राइस में से, तो हमारा आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। आपको समझ में आया? अब डिस्पोजेबल इनकम देखते हैं। अब NDI क्या था हमारा, नेट डिस्पोजेबल इनकम के अंदर NNP के साथ हम लोग अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऐड करेंगे, जिसके अंदर रिमिटेंस, गिफ्ट और डोनेशन आ गया, जिसको हम लोग फ्री मनी कह रहे थे, ये ऐड करेंगे तो नेट डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगा। पर्सनल इनकम आपको समझना है, जो नहीं बताया। इट इज सम ऑफ ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी इंडिविजुअल हैं, सबके हम इनकम कैलकुलेट कर दें, टोटल कर दें, तो हमारा पर्सनल इनकम आ जाएगा।
ठीक है। इसके अंदर आपका हर एक चीज़ काउंट होगा, आपका लोन भी काउंट होगा, सॉरी लोन कह रहा हूँ, पेंशन भी काउंट होगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ देखिए हर एक चीज़ आपका यहाँ पर काउंट होगा। कॉर्पोरेट टैक्स बस माइनस होगा, इसके अलावा आपको ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी सरकार से आपको कोई सब्सिडी मिलती है वो भी ऐड होगा, पेंशन ऐड होगा, और आपका बेरोजगारी भत्ता होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन वो भी ऐड होगा, रिलीफ पेमेंट होगा, सब कुछ इसके अंदर ऐड होगा। समझ में आया आपको? तो वो आपका पर्सनल इनकम बनेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को पढ़ लेते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स एटसेट्रा। समझ में आया आपको? ये बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। इसको कुछ ज़्यादा नहीं घुसना है। इनकम ऑफ इंडिविजुअल और नेशंस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो हमने पर्सनल इनकम लिया ना, उसके अंदर अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो रियल इनकम बनता है, नहीं करते हैं तो नॉमिनल इनकम बनता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा बता दूं। अगर सपोज करिए 5% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, तो 100 रुपये आपके अकाउंट में पिछले साल था, तो आज के डेट में 95 रुपये हो चुका है, यानी उसकी कीमत 95 रुपये की ही है। तो जो सामान आप 100 रुपये का पहले लेते थे, अब आपको उसी को लेने में 105 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो 5% इन्फ्लेशन रेट था ना, तो 100 का 5% बढ़ गया उसी सामान को लेने के लिए। तो आपका नेट वैल्यू निकाला जाएगा, तो 5% कम करेंगे 100 में से, तो 95 रुपये बचेगा। समझ में आया आपको? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपका नॉमिनल इनकम होता है ना, वो हमेशा रियल इनकम से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन एडेड नहीं होता है, और इन्फ्लेशन हमेशा माइनस ही करता है, कम ही करता है। 1% ही हो, 2% हो, 3% हो, तो 100 रुपये में 1 रुपये भी कम हुआ तो 99 आपका हो गया रियल इनकम, और आपका नॉमिनल इनकम हो गया 100 रुपये। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी हमारा पर्सनल इनकम था हमने कैलकुलेट किया था, उसके अंदर इन्फ्लेशन लगा देंगे तो रियल हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो नॉमिनल हो जाएगा। नाम से भी थोड़ा इनका समझ में आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नॉमिनल ट्रिपल पी रियल एक्सचेंज रेट। ट्रिपल पी मतलब है हमारा परचेस पावर पैरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो सबसे पहले हम NER देख लेते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बहुत सिंपल है। आप $1 के लिए, जैसे कि कोई भी फॉरेन करेंसी के लिए, मैं $1 का एग्जांपल ले रहा हूँ, $1 के लिए मार्केट में कितने रुपए देने के लिए रेडी हो, यार कितने रुपए दे रहे हो, वो आपका हो गया नेट एक्सचेंज रेट। बस सिंपल, यानी आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सॉरी मैंने नेट बोल दिया, ठीक है, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया। और वही चीज़ यहाँ पर आपकी एक्सप्लेन की हुई है, रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बस आप देख लो। NER मीन्स हाउ मेनी रुपीज समबडी विल गेट व्हेन ही विल सेल $1 इन द एक्सचेंज मार्केट। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं परचेस पावर पैरिटी के अंदर। अब इसी के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं ऊपर का NER का। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, $1 सपोज करो 70 रुपये का है, तो जैसे यहाँ पे $1 सपोज करवाया है ना 70 रुपये का, तो ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया 70 रुपया, बस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर परचेस पावर पैरिटी को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो अब हम लोग परचेसिंग पावर को समझ लेते हैं। परचेसिंग पावर बहुत सिंपल है, आपके करेंसी के अंदर कितनी क्षमता है एक पर्टिकुलर सामान को खरीदने की किसी दूसरे देश के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देके आप समझोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, लिखा हुआ है अ पिज़्ज़ा प्राइस इन इंडिया इज़ 35 रुपये का एक पिज़्ज़ा इंडिया में मिल रहा है, और अमेरिका में एक पिज़्ज़ा मिल रहा है $1 का। समझ में आया? ऐसे तो $1 70 रुपये का है, ऊपर देखा हमने, लेकिन इंडिया में जब हम पिज़्ज़ा खरीदने जाते हैं तो 35 रुपये में मिल जाता है, लेकिन अमेरिका में वही आपका पिज़्ज़ा आपको $1 का पड़ रहा है, यानी 70 रुपये का पड़ रहा है। तो 70 रुपये और 35 रुपये बराबर हो गए हमारे। तो जो हम डॉलर का डिफरेंस देख रहे थे ना, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, वो सीधा आधा हो गया, क्योंकि परचेजिंग पावर हमारी ज़्यादा है वहाँ के कंपैरिजन में। मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन परचेजिंग पावर हमारी करेंसी के जो है ना NER के हिसाब से जो उसका रेट है वो ज़्यादा है। तो जो हमारा रेट है ना वो रेट ज़्यादा है, मतलब जो हमारा करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए 70 रुपये हम लोग दे रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो रेट के हिसाब से ज़्यादा हमारी वैल्यू हो जाती है इंडियन रुपीज़ की, क्योंकि हम लोग उसी पैसे में ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं, हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लीजिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी देखिए। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है ये PPPX रेट। इसका मतलब है डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय अब्रॉड प्राइस। तो 35 रुपये था ना पिज़्ज़ा का दाम इंडिया में, और $1 था वहाँ पे, तो 35/1 हो गया।
अब एक को डॉलर को इंडियन रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट करना है, डॉलर में ही लिखना है। तो 35/1 हो गया हमारा पीपीपी एक्सचेंज रेट। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा परचेज पावर पैरिटी। इसी लिस्ट में हम लोग परचेजिंग पावर के अंदर वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। लिखा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द इन्फ्लेशन रेट इज डिफरेंट इन बोथ द कंट्रीज देन PPP exchange rate will change with time. But if there is same inflation rate or no inflation, then PPP exchange rate will not change over time and will remain constant. तो ये आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, अच्छे से समझिए इसको। सपोज करिए अकाउंट में 100 रुपये रखा हुआ है मेरे, ठीक है, और 100 रुपये में मैं एक पिज़्ज़ा खरीद सकता हूँ इंडिया में, और अमेरिका में 200 रुपये में मैं वही पिज़्ज़ा खरीद सकता हूँ। तो अभी तो रेशियो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट हमारे देश का सपोज करिए 20% चल रहा है और अमेरिका में इन्फ्लेशन ही नहीं है, तो वो अभी भी 200 रुपये में पिज़्ज़ा खरीद पा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन चूंकि हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रहा है, रुपए की वैल्यू को गिरा रहा है, तो अब अगले साल 120 रुपये में हम वो पिज़्ज़ा खरीद पाएंगे। तो अब देखिए हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई पहले से, लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पर नहीं था, तो वहाँ पे चीज़ें बराबर चल रही हैं। ठीक है, जो पहले था वही है, 200 रुपये में एक पिज़्ज़ा मिल रहा है। अब अगले साल फिर 20% इन्फ्लेशन रेट हो गया, तो 140 रुपये में अब हम पिज़्ज़ा लेंगे, जो कि हम लोग अमेरिका में अभी भी 200 रुपये में ले रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर इन्फ्लेशन रेट सेम है या फिर उसका रेट सेम है, मतलब 10% इंडिया में इन्फ्लेशन है तो अमेरिका में भी 10% है। जैसे ये 100 रुपये का पिज़्ज़ा 110 रुपये का हो गया, तो वो 20 रुपये का पिज़्ज़ा 220 रुपये का हो गया, 200 रुपये का पिज़्ज़ा 220 रुपये का हो गया। तो आपको समझ में आया कि रेट दोनों का सेम है, तो यहां पर जो हमारा परचेसिंग पावर है वो भी सेम रहेगा, या फिर कांस्टेंट है इन्फ्लेशन तो भी सेम रहेगा, या फिर रेट कांस्टेंट है तो भी रहेगा। अगर किसी एक का इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, अगर किसी का इन्फ्लेशन कम होगा तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी दूसरे के कंपैरिजन में। यही इस पॉइंट को यहाँ पे कहा गया है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट कहा गया है, when nominal exchange rate becomes equal to PPP exchange rate, we say that the currency of the two countries are at purchase power parity. Nominal exchange rate क्या था, जो exchange rate चल रहा है बाहर, ठीक है। तो जैसे इंडिया में 70 रुपये का $1 है, तो अगर 1 रुपये का $1 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ही देश परचेज पावर पैरिटी के अंदर बराबर है। समझ में आया आपको? तो बस ये है इस पॉइंट का मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट से पहले लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट $1 का 70 रुपया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। पहला लाइन छोड़िए, यहाँ से आ जाते हैं। US पर्सन विल गेट 1 बर्गर इन $1। अमेरिका में $1 में 1 बर्गर आ रहा है, एंड इफ ही सेल्स हिज $1 एंड बाई 70 रुपीज़ फ्रॉम एक्सचेंज मार्केट, लेकिन वो बर्गर ना लेकर के इंडियन रुपीज़ में 70 रुपये ले लेता है, तब वो 70 रुपये में 2 बर्गर इंडिया के अंदर खरीद सकता है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हम 0 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ इकोनॉमी पढ़ने के लिए सेट्रिस पैरिबस करना पड़ता है, यानी ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तभी हम समझ पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए ये बात। एक बंदा क्या देख रहा है कि अमेरिका के अंदर $1 में यानी 70 रुपये में 1 बर्गर खरीद रहा है, और वो इंडिया से वही बर्गर मंगाता है, तो उसको 70 रुपये के अंदर 2 बर्गर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट 70 रुपये का चल रहा है। तो अमेरिका से क्या करेंगे लोग, बर्गर इंडिया से इंपोर्ट करेंगे। समझ में आया? बर्गर वहाँ से मंगवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 35 रुपये का एक बर्गर पड़ रहा है और यहाँ पे 70 रुपये का। खर्चा मिला मिलू करके भी 50 रुपये का आपको यहाँ पे पड़ रहा होगा, आपका बाकी प्रॉफिट हो गया, तभी भी आपका अमेरिका से सस्ता हो गया। बाकी वो खर्चा वर्चा मिलाना नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इम्पोर्ट करेगा अमेरिका इंडिया से बर्गर। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। यही था हमारा रियल एक्सचेंज रेट, और अभी अच्छे से देखेंगे एक बार इसका फॉर्मूला भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदर इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट बर्गर टू US और नॉट विल डिपेंड अपॉन 3 पैरामीटर्स। तो एक्सपोर्ट चलता रहेगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला प्राइस ऑफ बर्गर इन US। मान लीजिए अमेरिका के अंदर ही बर्गर का रेट गिर जाए, इंडिया में 35 रुपये का और 20 का बेचने लग जाए, तब तो भाई वो क्यों हम हमारे से मंगवाएंगे, खुद बेचेंगे अपना। दूसरा प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया। लेकिन अगर एक तरफ क्या है कि उनका तो 70 रुपये में ही था, लेकिन इंडिया का भी बढ़ गया, इंडिया का 75 रुपये में हो गया एक बर्गर, तो भी क्यों मंगवाएंगे भाई वो महंगा, अपना खुद का 70 रुपये बेच लेंगे। तीसरा है आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट।
आपको एक्सचेंज रेट में ये फ़र्क पड़ रहा होगा, अभी $1 70 का है, तभी तो वो आपको खरीद पा रहा है ना 2 बर्गर। लेकिन अगर वही $1 30 का हो जाएगा तो $1 से भी ज़्यादा देना पड़ेगा उस ₹35 के लिए जो इंडिया में एक बर्गर मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आया, एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया और प्राइस ऑफ बर्गर इन यूएसए, ये 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर भी कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और रियल एक्सचेंज रेट। इसका फॉर्मूले में देख लेते हैं। प्राइस ऑफ बर्गर इन यूएसए, ये डॉलर्स में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो भी चल रहा होगा ₹70, ₹25, ₹50, जो भी चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमारा 70 चल रहा है तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा प्राइस ऑफ बर्गर इन $1 जैसे अभी चल रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बर्गर इन इंडिया, यानी ₹35 चल रहा है मान लीजिए, तो ये हमारा हो गया 70/35, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अब देखते हैं, इफ रियल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन 1 इंडिया विल कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट बर्गर। तो यहां पे कितना, 1 से क्या ज़्यादा है, 2, तो हाँ, तो इंडिया से वो लोग खरीदते जाएंगे, खरीदते रहेंगे। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 1, तो ये बंद हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर रियल एक्सचेंज रेट 1 से कम हो गया है तो भाई अमेरिका अब यहाँ पर बर्गर भेजेगा हमारे पास, हम अमेरिका से खरीदेंगे, हम इंपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये भी आपका जो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो जब डलेगा फॉलो कर लेना। 10 इकोनॉमिक्स के आज की वीडियो के ऊपर 10 क्विज होंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। और मैं चाहता हूं बच्चे 10 में से 10 स्कोर करें। आप सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इतना पढ़ाने के बाद तो स्कोर कर ही देना। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ज़्यादा स्पीड में वीडियो को देखो, लेकिन वीडियो पूरा देखो क्योंकि अच्छा वीडियो है, आपको समझ में आएगा चीज़ें। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 के ऊपर, ये है प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग। इसके अंदर हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग, इन तीनों को देखने वाले। देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी सबसे पहले कब बनी, तो 1938 में बनी। किसने बनाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड दिस कमेटी। कौन था उस वक्त भाई प्रेसिडेंट, तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे कांग्रेस के। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये आपका सब फैक्चुअल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ फैक्चुअल है। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद 1944 में हमारा आया बॉम्बे प्लान। इस प्लान को इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था, बहुत सारे थे उस वक्त, JRD टाटा भी थे, GD बिरला भी थे, आप सबका नाम देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन नहीं थे। ठीक है, बॉम्बे प्लान के अंदर अगर टफ क्वेश्चन आएगा, EPFO की बात कर रहा हूँ, सीजल वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पीपल्स एंड प्लान उसके बाद आया 1945 के अंदर, तो ये प्लान था MN रॉय द्वारा। और पूछ लेगा इसके अंदर भाई क्या प्रायोरिटी थी, तो एग्रीकल्चर की प्रायोरिटी थी। ठीक है, ये प्लान 10 साल के लिए था। और इसके बाद रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, ये चीज़ें हुई थी। तो ये 3 चीज़ें जो इसके अंदर क्रक्स थी वो यहाँ लिख दी गई हैं। ऐसे ही सबके अंदर लिख दिया गया है, गांधीयन के अंदर भी लिखा गया है, सर्वोदय प्लान के बारे में भी लिखा गया है। आपसे पूछ सकता है कि आज़ाद भारत के अंदर सबसे पहला प्लान कौन सा आया था। ये सारे आपके इकोनॉमिक प्लान की बात हो रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो आपको ये समझ में आया, जो भी है ये इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्लान। पूछ सकता है कि गांधीयन प्लान से कौन सा प्लान इंस्पायर हुआ था, और लिख देगा प्लानिंग कमीशन, पीपल्स प्लान, कुछ भी लिख देगा, तो आपको टिक मारना होगा सर्वोदय प्लान। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसके अंदर आएंगे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1950 में किया। किसने किया था, तो चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, समझ में आया आपको, ये था। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू बी प्लान्ड एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद द स्टेट हैविंग एन एक्टिव एंड डोमिनेट रोल इन इकोनॉमी। ये आपको समझ में आया, नॉर्मल स्टेटमेंट है। और वैसे ही आपका हमारा ये प्लान स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी आपके 5 ईयर प्लान बने थे ना, उन सबके इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो दी गई हैं, जैसे कि क्या अचीव किया गया और क्या प्लानिंग था। टारगेट था 2.1%, अचीव कर लिया 3.6%। ठीक है, मेन फोकस था एग्रीकल्चर, बेस्ड किसका था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। समझ में आया आपको, ये है। ऐसे ही आपका दूसरा 5 ईयर प्लान का क्या था, टारगेट था 4.5, हुआ 4.3। किस मॉडल से बेस्ड था, क्या उसके अंदर मेन फोकस थे, क्या इसके अंदर सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, वो सब कुछ आपको इसके अंदर दे दिए गए, बहुत फैक्चुअल है इसके अंदर, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बस आपको फैक्ट इसको पढ़ना है। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा होगा, सबके अंदर टारगेट और एक्चुअल ग्रोथ दिख रहा होगा। यहाँ पर इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है और इसके अंदर से ज़रूर हम लोग अपने जो टेलीग्राम पे टेस्ट लेने वाले हैं उसके अंदर क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। और ये 5th 5 ईयर प्लान था। ऐसे ही आपके सारे यहाँ पर दिए गए हैं, सारे के सारे आपके प्लान्स दिए गए। रोलिंग प्लान जो है किसमें इसके अंदर कौन था, तो मुरारजी देसाई का आइडिया था, तो ऐसे लिखा गया है। एक आपका प्लान फेल भी हुआ था इसके अंदर, देखिए यहाँ पे है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, ऐसे कई सारे हुए थे। ये देखिए ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से फेल हो गया था। ये देखिए 9th 5 ईयर प्लान जो हमारा हुआ था, समझ में आया आपको, ये आप देख सकते हो। तो हमारा लास्ट कौन सा था, तो 12th 5 साल के प्लान बने थे 2012 से 2017 तक। 2017 के अंदर ख़त्म कर दिया गया 5 ईयर प्लान को, ठीक है। क्या अब लाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया गया, तो इसी को लेकर के आया गया नीति आयोग को 2015 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी सारी बेसिक डिटेल जो क्वेश्चन बनती है नीति आयोग में सब कुछ लिखा गया है। चेयरपर्सन कौन होता है, पूछ लेगा चेयरपर्सन कौन होता है, और आपको लग रहा होगा कि उस वक्त के जो सीईओ होंगे नीति आयोग के उसका नाम लिखना है, जबकि नहीं, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन हमने पूछ चुके हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर क्विज के अंदर भी। वाइस चेयरपर्सन कौन था, तो जो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर वो होगा, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे आपके गवर्निंग काउंसिल क्या है, रीजनल काउंसिल क्या है, सारी चीज़ें जो आपके नॉर्मल फैक्चुअल है वो इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। और नीति आयोग के अंदर कौन कौन से हब है, तो ये पूछ सकता है आपको, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये 2 हब हैं इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि ये 2 हब हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि स्टेट और जो सेंटर है इसके इंटरफेरेंस के लिए कौन सा हब बनाया गया है। टीम इंडिया हब, नॉलेज हब, इनोवेशन हब, और भी कुछ बोल देगा, स्टेट हब नाम ले लेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, टीम इंडिया हब मारना है आपको, ठीक है। थिंक टैंक वाला भी है, 3 साल का एजेंडा है, तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ठीक है। 3 चैप्टर आई थिंक हमने देख लिया है। 4th चैप्टर हमारा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके अंदर जो भी ये पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जो आपको पीडीएफ देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, या आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में टेलीग्राम के ऊपर, सारा का सारा चैप्टर इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन आप वीडियो देखोगे एक बार ना, तो सब कुछ कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा। उसके बाद बस क्या करना होगा, आपको एक बार ये पीडीएफ पढ़ना होगा और अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 3 चैप्टर हम आज के वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, और मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो पहले लेक्चर के हिसाब से 3 हमने चैप्टर देखे, काफ़ी हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का लेंथ क्या बड़ा रखना है, डिटेल में जानना है, या फिर थोड़ी चीज़ें शॉर्ट में भी बताऊंगा तो आपका काम चल जाएगा, और शॉर्ट में बताऊं तो ज़्यादा आप वीडियोस भी देख पाओगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बता दूं, सोशल सिक्योरिटी का भी पीडीएफ रेडी होने वाला है, 1 दिन और लगेगा ईपीएफओ के लिए। वो भी पीडीएफ जल्दी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। तो या तो इकोनॉमिक्स की आज डाल दिया, इसके बाद या तो सोशल सिक्योरिटी का मैं डाल दूंगा, ताकि आपको पीडीएफ सबकी अवेलेबल हो जाए पढ़ने के लिए, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास डलेगी, वरना जल्दी इकोनॉमिक्स की 2nd क्लास भी डलने वाली है। उसके बाद हमारी जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके ऊपर भी क्लास डलने वाली है। तो जो भी है चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से पता चलती रहेंगी। तो पसीना हो गया, अच्छा खासा मेहनत हुआ है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखने होंगे, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।